सर वार्म वेलकम, कैसे हो आप? गुड टू सी यू अगेन। तो क्या सीन ये व्यापारी कब बन गए हरियाणा वाले? कब से स्टार्ट होता है ट्रेड का सीन हरियाणा में? व्यापार तो भाई हमेशा होता रहा है। और खासतौर पे क्योंकि आप तो कॉकपिट ऑफ हिंदुस्तान में बैठे हैं। दिल्ली के आसपास का ये एरिया था और दिल्ली और आगरा तो देश की राजधानी रही है सैकड़ों सालों से। तो जो भी ट्रेडिंग होती थी वो इस एरिया के ही थ्रू होती थी। उस समय में 3 बड़े रूट आप पाएंगे जो हरियाणा से गुजरते। ओके। पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट रूट था ट्रेडिंग के हिसाब से वो था लैंड रूट जो कांधार काबुल से मुल्तान, लाहौर मुल्तान इधर से होते हुए आके और सिरसा होते हुए हांसी से वो चलते थे। फिर एक तरह से घग्गर के पैरेलल असंध कैथल तक, और कैथल से वो असंध की तरफ मुड़ जाते थे और असंध से मुड़ के वो फिर यमुना के साथ साथ रास्ता पकड़ लेते थे और दिल्ली आते। यमुना तो आप जो था नहीं, मतलब ये आप देखोगे ना, मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल नदी के साथ चल रहे हैं, पर इतनी दूरी पे कि 15-20 किलोमीटर पे, लेकिन पानी बहुत जरूरी था ना। किसी भी कैरन पानी और जानवरों के लिए घास, तो वो आमतौर पे जो नदियों के साथ साथ वाला ट्रैक लेते थे। तो आप देखेंगे मुल्तान से और हांसी के बीच में जो था वो एक रेतीला इलाका था जो उन्हें क्रॉस करना पड़ता था। बाकी सारा इलाका किसी ना किसी नदी के साथ वो चल रहे हैं। तो ये था मेन रूट। बाद में जो मुगल टाइम में खासतौर पे बाबर के आने के बाद और उसके बाद अकबर के समय जो ये दूसरा रास्ता था जो रोपड़ से क्रॉस होके और लाहौर चला गया, ये भी डेवलप हो गया। लेकिन ये भी रहा तो यहीं से, तो ये भी वही पानीपत, करनाल, थाने से ऊपर रोपड़ और वहां से सतलुज को क्रॉस कर। तो ये तो थे जो रास्ता आता था सेंट्रल एशिया से। अच्छा। दूसरा रास्ता था जो दिल्ली को बंदरगाह से जोड़ता था। मुगलों की बंदरगाह थी सूरत, जो उनकी मेन बंदरगाह थी। अच्छा, वो सूरत को कंसीडर करते थे ना? थी सूरत, बॉम्बे नाम की तो जगह ही नहीं थी। अच्छा। वो तो कुछ द्वीप थे वहां पे और मछुआरे रहते थे और कुछ था ही नहीं। पहले लखपत थी, लखपत बाद में वो जो उसका समुद्र, वो नदी का रास्ता बदल गया तो वहां से समुद्र के लिए रास्ता नहीं बचा तो सूरत थी। पर मुगल और सल्तनत के टाइम पे सूरत थी। तो सूरत का जो रास्ता था ये वाया चित्तौड़गढ़, रणथंभौर होते हुए और आपके नारनौल आता था, नारनौल से दिल्ली। तो ये जो रास्ता था मेन ट्रेडिंग का। तीसरा जो ट्रेडिंग का रास्ता था हरियाणा के थ्रू, वो था यमुना के साथ साथ डेक्कन में जो आप जा रहे हो, होडल पलवल होते हुए मथुरा होते हुए चले गए। तो ये जो 3 बड़े अपने ट्रेड रूट थे, इनके ऊपर 3 बड़े सेंटर, दिल्ली तो सबसे बड़ा सेंटर था ही, लेकिन हरियाणा का जहां तक सवाल है, यहाँ पे 3 बड़े ट्रेड सेंटर थे, पानीपत, हांसी और नार। ये 3 ही जो थे वो शहर कहलाने के लायक थे हरियाणा में जगह। बाकी जगह छोटी थी। ओके। इसके अलावा फिर थे मंडी, क्योंकि ये तो थे जहाँ पे वो कारवां चलते थे। ये जो जिनकी हमने अभी तक बात की, बड़े बड़े कारवां चलते थे, जो काफी चीजें जो लंबे समय तक रखी जाए, वो चीजें जैसे कपड़ा है, आपके खनिज पदार्थ महंगे वाले, सोना चांदी, कपड़े, इस टाइप की चीजों को, जो या सूखे हुए फल, बादाम वगैरह, जो होता था लोकल ट्रेड, उसकी कई मंडियां थी। जैसे हिसार और हांसी, ये घी के लिए बड़ा मशहूर एरिया था। इसका घी हमेशा बहुत अच्छा माना गया।
क्योंकि उस इलाके में ज्यादातर खेती नहीं होती थी, ज्यादातर चरागाह थे, तो लोग पशुपालन में ज्यादा थे, तो वहां से वो घी बना के बेचते थे। दूध तो बेच नहीं सकते थे, तो घी बना के और वो दिल्ली में बिकने के लिए आता था। फिर कलानौर में क्योंकि हमारे यहाँ पे घोड़े बहुत पाले जाते थे, घोड़ों का व्यापार होता था, तो उनका साजो सामान भी बनता था। कलानौर लेदर वर्क, जिसमें घोड़ों की लगाम, काठी, ये सब चीजें, कलानौर काफी उसके लिए मशहूर था। कलानौर में एक और भी एक विशेष बात होती थी, खड़क नाम का कपड़ा बनता था। खड़क? खड़क, अच्छा, खड़क। ये बड़ा विशेष दर्जे का कपड़ा था, वो वहीं पे बनता था, और वो सजावट के लिए जो उस समय की इलीट थी वो उसको खरीद के ले जाते थे। वो अगर आपने देखा हो, हमारे यहाँ पे ना पहले, आजकल भी वो चुनरिया, मोटी चुनरी होती थी, दोनों तरफ उसके दो अलग अलग रंग, और उसके ऊपर सिलाई होती थी, सिले हुए होते थे पतली पतली फॉइल्स, मेटलिक फॉइल्स। हाँ, वो पुराने जमाने में कुछ होता था, आपको याद होगा, आपकी दादी परदादी की कोई ना कोई रखी भी मिल जाएगी। तो ये जो था, ये काम होता था, जिसका मेन सेंटर था वो था कलानौर। अच्छा, वो कलानौर में होते थे। ओके। तो ये था। उसके बाद झज्जर, फारूकनगर, इस एरिया में आपका नमक बहुत पैदा होता था। रोहतक का लकड़ी का काम बहुत मशहूर था। और सर मेवात में भी होता था, नूह में वो नमक, पर वो क्वालिटी उसकी उस तरीके की। हाँ, नमक लगभग लोग छोटे छोटे लेवल पे तो लगभग हर एक जगह पैदा कर लेते थे, मतलब अपना एक क्यारी सी बना के उसमें, क्योंकि ज्यादातर हमारा जो हरियाणा में पानी था ना, जो जमीनी पानी था, वो नमकीन था। अच्छा। तो इसलिए वो उसमें नमक की मात्रा वैसे ही ज्यादा थी। लेकिन जो एक कारखाने के तौर पे आप जो नमक पैदा करते थे वो इधर थे, इसमें भी थे, अपने मेवात में भी, पर मेन जो था ये सुल्तानपुर। अच्छा, हाँ, ये जो रेलवे लाइन बिछी थी बाद में, ये इसीलिए बिछी थी कि यहाँ से नमक उठा के ले जाना था उसका। हाँ, तो ये था। जगाधरी बड़ा ट्रेडिंग सेंटर था। और पानीपत, तो जैसे मैंने बताया, वो एक बड़ा कस्बा था, एक शिक्षा का, जो ये इस्लामिक शिक्षा का बड़ा केंद्र था, और ट्रेडिंग का बड़ा सेंटर था, और जगाधरी बड़ा सेंटर था। और सर इसी के साथ में, सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ, 2-3 इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, जैसे पेहुआ जो जगह है, जो आजकल तहसील है शायद, वहां पे एक 1882 इंस्क्रिप्शन मिला था, उसमें लिखा हुआ था कि कोई पर्टिकुलरली एक मंदिर होएगा, उसको जितने भी पायस काम के लिए जितने भी ट्रेडर्स पैसे लेंगे, तो उनके बारे में उसमें लिखा हुआ था। तो उसका मतलब ये है कि 2nd और 3rd सेंचुरी के आसपास में वहां पे अच्छा ट्रेड फ्लरिश हो रहा था। और इसी से अगर हम पहले जाते हैं, तो जैसे मैं प्रोफेसर वसंत सिंधे से बात कर रहा था, तो वो राखी गढ़ी और इन सब के बारे में बता रहे थे कि राखी गढ़ी के लोग जो थे, उनका भी अच्छा खासा ट्रेडिंग सीन था, क्योंकि वहां के लोगों के पास रिसोर्सेज कम थे, तो वो क्या करते थे, जो अलग अलग सिविलाइजेशन थी, मेसोपोटामिया और ये सारा, वहां से वो रॉ मटेरियल लेते थे, और उन रॉ मटेरियल को वो फिनिशिंग वुड में कन्वर्ट करके, या उनके पास टेक्नोलॉजी थी, उन्हीं को वो बेचते थे। तो इसी के अलोंग विद, जैसे अभी प्रेजेंट डे की सिटीज है, जैसे पिंजौर से पिंजौर से आपका ये गुलाब होता था, और सिरसा से आपका ये होता था शुगर केन, और पेहुआ और इन सब का तो ट्रेडिंग पे है ही। तो उस हिसाब से देखा जाए तो एक जो मेजर हब हो इन सबको कनेक्ट करने के लिए रेलवे जाए, तो रेलवेज को आप किस तरीके से देखते हैं? आदित्य, आप दो बड़े अलग कालों को ले रहे हो। हाँ। एक तो राखी गढ़ी वाले काल, और एक बिल्कुल प्रेजेंट 19वीं सदी को। तो चलो आप वहां से स्टार्ट करो। इसके बीच में बड़ा एक लंबा वो बन जाता है, पर हाँ, मोटे तौर पे ये देखो, ट्रेडिंग तो जहां पे भी ह्यूमन हैबिटेशन हुआ है, वहां पे बार्टर सिस्टम से शुरू होके और उसके बाद कैश ट्रांजैक्शंस होता है। और ये बहुत सी इस पे तो अभी किताबें भी लिखी गई हैं, 2 तो लेखकों की अभी रिसेंटली आई हैं। एक ने वो निकाला है कि रोम तक
सामान जाता था भारत से। बिल्कुल बिल्कुल। एक और है जिसने लेखक ने बात किया है इधर अपना ईस्टर्न एशिया, जो है मलेशिया, सिंगापुर, कंबोडिया, इन इलाकों के। बिल्कुल। तो ये ट्रेडिंग, और हमारे जो खत्री थे ये एक ट्रेडिंग क्लास थी और बैंकिंग क्लास थी। इनकी कहानी अगर आप पढ़ोगे तो आप पाओगे कि ये सेंट्रल एशिया तक फैले हुए थे। ये जो हवाला ट्रेडिंग आज के दिन आप कहते हो और उसको सरकार नहीं मान्यता देती, ये सबसे पुरानी बैंकिंग व्यवस्थाओं में से है। अच्छा। जो इस ट्रेडिंग रूट पे काम करती थी। रेलवे आने के बाद तो मतलब पहले का हम काफी जिक्र कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि समय कम है, जहां तक रेलवे का सवाल है, रेलवे आने के बाद ट्रेडिंग सेंटर शिफ्ट होते हैं। किसी पहले वो कैरावन रूट्स पे थे, अब हो सकता है रेलवे, ज्यादातर रेलवे जो मेन लाइंस है वो उन कैरावन रूट्स को ही फॉलो करती है, लेकिन कुछ एक लाइन ऐसी थी जो उनके अलावा बन गई। अब जैसे जो आपकी राजस्थान में रेलवे गई वो नारनौल के थ्रू नहीं गई, वो रेवाड़ी के थ्रू गई। रेवाड़ी के थ्रू, तो रेवाड़ी, अब नारनौल से ट्रेड शिफ्ट हो गया रेवाड़ी में। और उसके बाद जब आप ये हिसार डेवलप होता है, क्योंकि वहां पे वो ब्रिटिश अपना स्टड फॉर्म बना देते हैं, तो उसके कारण फिर हिसार हांसी से ज्यादा डेवलप हो जाता है। इसी तरह पानीपत के बजाय अंबाला डेवलप हो जाता है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने जो कम्युनिकेशन सिस्टम खड़ा किया रेलवेज का। बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं मैं अम्बाला के बारे में, कि आप अगर आपको नॉर्थ जाना है, JNK या पंजाब जाना है, हिमाचल जाना है, आप दिल्ली को, और रेलवे आपको रेल से ट्रेवल करना है, आप दिल्ली को अवॉइड कर सकते हो, आप अम्बाला को अवॉइड नहीं कर सकते। ऑब्वियसली जो हब है, मेन हब जो रेलवे का नॉर्थ और वेस्ट इंडिया में घुसने का, वो अम्बाला है। ये ब्रिटिश टाइम में बना, उससे पहले तो एक छोटी सी जगह थी अम्बाला। तो ये फिर अपने आप ट्रेडिंग सेंटर बन जाते हैं। तो ये होता है। ओके, इस तरीके से जैसे रेलवे लाइन का हमने जिक्र किया, तो कई क्या होता था, जैसे रेवाड़ी की रेलवे लाइन है, तो वो 1870s के आसपास में स्टार्ट हुई। तो दिल्ली से रेवाड़ी तक एक सेक्शन बनता है, और फिर रेवाड़ी से जयपुर का एक सेक्शन बनता है, जो राजपुताना स्टेट एजेंसी बनाती है। और इसी के अलोंग विद जैसे जगाधरी का है, वो तो 1910 के आसपास बना, और जगाधरी और यमुना नगर रेलवे स्टेशन एक हो गया। तो ये जो रेलवे स्टेशन बने थे, क्या ये हमारे सामान को कराची और बॉम्बे और सूरत फोर्ट से कनेक्ट करने के लिए थे, या फिर उस तरीके से थे कि भाई ठीक है नई रेल आई है तो सभी जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे, स्पेशली राजस्थान वाले, वो इसको बना रहे थे? नहीं, ये कराची से इनमें से कोई ऐसी कनेक्शन नहीं बनता। अच्छा, कराची से नहीं। ओके। जगाधरी वाला जो स्टेशन है वो था अंबाला से मेरठ जाने के, सहारनपुर होते हुए मेरठ जाने के लिए। और उसका जो मेन मकसद था वो था मिलिट्री। अच्छा। अगर आपको जो मिलिट्री मूवमेंट कराना है जल्दी से, और आप दिल्ली के थ्रू नहीं जाना चाहते, तो आप एक सीधी लाइन आपको मिल गई। और उसके बाद अब अंबाला से तो आप लाहौर जा सकते थे, और लाहौर से तो आप कराची जा सकते हो। तो उस हिसाब से अगर आप देखो तो वो जुड़ गया, वो तो एक अपने आप में एक कंप्लीट वो बन गया ना सिस्टम। लेकिन ऐसा डायरेक्ट रूट नहीं था। इनफैक्ट जो सीधा रूट बनता है वो था रोड वाला, DHS रोड। DHS रोड, जिसको आज भी किताबों में, मतलब सरकारी रिकॉर्डों में तो उसको आज भी DHS ही कहते हैं। हमारी आम भाषा में हम उसको दिल्ली हिसार रोड कह देते हैं। एक्चुअली दिल्ली हिसार सुलेमान के, उसका जो टर्मिनेशन पॉइंट था वो था सुलेमान के। वो वहां से फिर आगे फिर वो कराची वाली रोड से जुड़ जाता था। तो ये एक रास्ता था जो, अगर सीधा आप कहोगे दिल्ली से और हम कराची हरियाणा के ही थ्रू जाना चाहिए, ये रास्ता। और सर GT रोड को जैसे आप देखते हो, तो GT रोड तो मतलब 2000 साल से है, मतलब शेरशाह सूरी ने उसको रेनोवेट किया, लोग मानते हैं शेरशाह सूरी ने बनाया, पर सच्चाई उसकी अलग है। तो GT रोड का आप क्या योगदान देखते हो, स्पेशली आप हरियाणा का एरिया में कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए?
ये जितने भी शहर बनते हैं वो सारे इन रोड्स के ही कारण बने, नहीं तो वो नहीं बनते यहाँ पे। अब जैसे आप चाहे वो देखो, स्थानेश्वर तो एक रिलीजियस साइट थी, वो बहुत पुरानी है, वो तो रोड बनती या ना बनती वो तो रहती। लेकिन जैसे अम्बाला है, आपका करनाल है, पानीपत है, ये जो है ये शहर इनका वजूद ही इसलिए बना क्योंकि यहाँ से रोड गुजर गई, नहीं तो इनका वजूद होने के कोई चांस नहीं थे। और कोई जगह जहां से भी रोड गुजरती वहां पे बनता। अभी भी आप देख लो, पुराने जो शहर हैं बहुत से वो बिल्कुल छोटे रह गए हैं, और उनका गुड़गांव को देख लो आप, गुड़गांव क्या था? गुड़गांव कुछ भी नहीं था, एक गांव था। ये तो ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने इसको, क्योंकि एक तरफ वो बादशाहपुर झाड़सा में बेगम की जागीर थी, नीचे ये राजपूत इलाके थे, इधर ये उन्होंने नवाब वगैरह बिठा रखे, जज फरूखनगर वगैरह, तो उनको एक सेंट्रल पॉइंट सिलेक्ट करना था। पहले उन्होंने भाड़ावास रेवाड़ी के पास सिलेक्ट किया था, बाद में उन्होंने कहा वहां पानी की बहुत कमी है, यहाँ पे उससे थोड़ा सा बेटर है, तो फिर वो यहाँ नहीं है, गुड़गांव बन गया। अच्छा, वो नहीं आते तो गुड़गांव नहीं बनता। ओके सर, एक हम जीटी रोड की बात कर रहे हैं, तो उसी के अलोंग साइड अगर हम फतेहाबाद की बात करते हैं और फिर भाटीज की बात करते हैं, रानिया की बात करते हैं, तो वहां की हिस्ट्री किस तरीके से स्टार्ट होती है? फतेहाबाद और भाटीज का क्या रोल था? और इसी के साथ जैसे फिरोज शाह तुगलक ने अपने बेटे फतेह के नाम पे जैसे फतेहाबाद बसाया था, तो उसके बारे में आप थोड़ा बताओ। हाँ, ये थोड़ा सा भाटियों का इतिहास थोड़ा सा अलग है बाकी हरियाणा से। क्या था कि उस समय का अगर आप हरियाणा देखो ना, जो दिल्ली सूबे का हिस्सा था, तो ये जो आज का हरियाणा है, ये मोटे तौर पे दिल्ली सूबे की 3 सरकारों में बटा हुआ था। सरहिंद जो अम्बाला वगैरह वाला एरिया था, दिल्ली सरकार जिसमें ये सोनीपत फरीदाबाद वाला इलाका था, नारनौल सरकार जो असल में आगरा सूबा की सरकार होती थी, उसके पास नारनौल और उसके आसपास का एरिया, और हिसार फिरोजा, हिसार सरकार जिसको कहते हैं, तो हिसार फिरोजा में ये एरिया आ जाता था महम तक का, महम से लेके और फतेहाबाद तक का एरिया हिसार में आ जाता था। अगर आप नॉर्थ साउथ देखोगे तो भाई जींद भी उसमें आ जाता था, भिवानी भी उसमें आ जाता था। तो इसके बाद फतेहाबाद और उससे आगे का जो इलाका था वो दस्तूर वाला एरिया नहीं था। दस्तूर क्या होता है? दस्तूर कहने का मतलब ये है कि जिस एरिया पे दस्तूर लागू है, यानी वहां की जमीन की उन्होंने पैमाइश कर ली है और वहां पे उन्होंने टैक्स लेना शुरू कर दिया है। दूसरे शब्दों में वहां खेती होती है। अच्छा, तो वो दस्तूर में है, तो उसमें दस्तूर में वो जो टैक्स उनका बनता है वो हर साल उनसे लेते हैं। जो बेदस्तूर इलाका था वो ऐसा इलाका था जहाँ पे परमानेंट बसासत नहीं थी, परमानेंट हैबिटेशन नहीं थी, पक्का बसासत नहीं थी। वहां पे लोग रहते थे नोमैडिक लाइफ। नोमैडिक लाइफ से मतलब जैसे वो आमतौर पे पशुपालन का काम करते। तो ये जो थे भाटियों का इतिहास इलाके का, जिसको भटियाना भी कहते हैं, जिसमें फतेहाबाद उनकी राजधानी रही है आमतौर पे, मतलब उनका जो अपना सिस्टम था उसके अंदर जो उनका हेड होता था वो फतेहाबाद में होता था, और उसके बाद में जब ये परिवार 2 हिस्सों में बटा तो दूसरा हिस्सा जो था वो रानिया में उसने अपना डेरा। भाटी थे कौन सा एक्चुअली? भाटी जो है ना, आज के दिन उन्होंने अपनी अपनी कहानियां बना रखी। तो अब कोई कुछ भी कहानी बना दे। जो पहले थे वो जाट थे इस एरिया में। तो उसके बाद जब ये तैमूर का आक्रमण होता है तो ये उसमें इनको काफी भारी नुकसान होता है जाटों को, और ये पड़ जाते हैं कमजोर। और जो ये इलाका था भटियाना का, ये यहाँ तक घग्गर पहुंचती थी। यहाँ पे घग्गर से हर साल पानी पहुंच जाता था, फ्लडिंग होती थी। तो ये एक स्टेप था। स्टेप का मतलब जैसे वो
घास के मैदान ना, तो ये साल में 6 महीने के लिए घास का मैदान बन जाता था, पशुओं के लिए बड़ा अच्छा जगह थी। तो इसके ऊपर जो इससे आगे एरिया था, बीकानेर या बहावलपुर का इलाका, वहां पे भी लोग ऐसे ही थे जो अपना पशुपालन करते थे। उनकी नजर थी, वो सोचते थे यार वो मिल जाए तो बहुत अच्छा है। तो जब ये तैमूर के हमले में जाट कमजोर हो गए तो वो आ गए और उन्होंने उन जाटों को हरा दिया। वो और ऊपर शिफ्ट हो गए, जिसको आप मालवा कहते हो, मालवा या इधर पटियाला की तरफ आ गए। तो यहाँ पे ये सिद्धू जो सिख हैं, सिद्धू वाले, हाँ, ये सारे अपने आप को कहते हैं कि हम उधर से आए थे, जैसलमेर से आए, फिर हम भटियाना आए और फिर हम यहाँ आए। तो ये एक तरह से मोटे तौर पे उस राजपूत नहीं होते, सुनो ना मेरा बात। तो ये जाट उधर शिफ्ट हो गए। अब दूसरा एक हिस्सा था जो इस्लाम को कबूल कर लेता है, वो अपने आप को भाटी मुसलमान कहते हैं। एक्चुअली वो बड़ा हिस्सा वो, और तीसरा हिस्सा जो था वो जो मेनली भाटनेर यानी जिसको आजकल हनुमानगढ़ कहते हैं और बीकानेर और जैसलमेर वाले एरिया में रह गया, वो हिंदू रह गए। वो अपने आप को वहां पे राजपूतों के साथ जोड़ने लगे। तो एक तरह से ये जो भाटी थे, ये 3 बड़े रिलीजियस, शुरू में 2 बड़े रिलीजियस ग्रुप, इस्लाम और हिंदू। बाद में जब सिख धर्म का प्रचार होता है तो ये जो जिनकी आप बात कर रहे हो, मालवा वगैरह, ये पटियाला के साइड वाले, ये फिर सिख बन जाते हैं। और कुछ जो है वो इनके अंदर फिर वो है कि कुछ और छोटे ग्रुप आए थे, पछाड़े और वगैरह, तो वो अपने आप को उस तरह से भी आइडेंटिफाई करते हैं कि हम तो पछाड़े वो, लेकिन वो है मुस्लिम, उन्होंने भी इस्लाम को कबूल कर लिया। तो एक इस तरह से आपको भटियाला में 3 कम्युनिटीज, और अंग्रेज जब आता है तो मोटे तौर पे 3 कम्युनिटी है। जो सतलुज के साथ लगता हुआ एरिया है उसमें पठान भी हैं, भाटी भी हैं, सिख भाटी भी हैं, जो जाट पहले अपने आप को जाट कहते थे, अब जाट सिख कहते हैं, और मुस्लिम भाटी भी हैं। आप और नीचे आते हो, जैसे रानिया वगैरह वाला एरिया है, फतेहाबाद का एरिया है, ये मेनली मुस्लिम भाटी है। और इससे नीचे आप जाते हो भाटनेर, और उससे नीचे तो आपको जो हिंदू भाटी मिलेगा, जो अब अपने आप को राजपूत है। अच्छा, राजपूत है ऐसे, ठीक है। तो इसी के साथ साथ सर अगर हम हिसार पे आते हैं, तो सर फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था हिसार, और वो हंटिंग के लिए आया था वहाँ पे। तो हिसार कितना इम्पोर्टेंट था उस टाइम पे? देखो ये जो था ना, जैसा मैंने बताया, जब हम अभी बात कर रहे थे वो ट्रेड रूट्स की, कि जब आप मुल्तान से चलते थे तो अगला जो एरिया जगह जहाँ पे आपको पानी मिलने की उम्मीद थी वो हासी था। अच्छा, हाँ, बीच में वो सारे रेती लाइन, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट था। उस समय राज्यों की सीमाएं भी डिफाइन हो रखी थी, ऐसे जैसे आजकल हो रखी है ना कि आपने इंटरनेशनल बॉर्डर पे तार भी लगा रखी है, पिलर भी खड़े कर रखे हैं, ऐसा नहीं था। उनका जो पहली प्रशासक आती थी वहां से उनका राज शुरू हो जाता था। तो उस जगह पे जिसका टैक्स कलेक्टर बैठा है वो उसका हिस्सा हो गया। तो अब जब ये आते हैं सल्तनत वाले तुगलक, तो ये आ रहे हैं सेंट्रल एशिया से। ये जो वहां से क्रॉस करते हैं तो पहला ये अपना जो ठिकाना बनाते हैं वो बनाते हैं हासिल। अच्छा, और उसके बाद हिसार में जो पहले ये 2 जगह नजदीक नजदीक हैं, तो इन दोनों में से उसकी जो पसंद बनती है वो बनती है हिसार। तो वो वहां पे अपना एक महल बनाता है, जिसको आजकल नई कहानी बना रखी है कि वो गुजरी महल फलाना ढिमकाना, वो वहां पे अपना रहने की जगह बनाता है। सिंपल सी जगह है, बाद के महलों के मुकाबले में तो वो कुछ भी नहीं है। तो वहां पे वो अपनी प्रशासन शुरू करता है। यहाँ पे पानी की समस्या है, जब घगर वगैरह की फ्लडिंग वगैरह होती है, बारिशें होती हैं, तो थोड़ा बहुत पानी जोड़ों में इकट्ठा हो जाता है, बारिश में सूखा। तो वो जो अली मरदान वाली जो कैनाल है उसको यहाँ पे लाने की कोशिश करता है।
वो बात थोड़ी बहुत बनती है, ज्यादा नहीं बनती। अच्छा, इस दौरान उनका वो अपने राज्य का भी विस्तार कर रहे हैं, तो दिल्ली भी उनके हाथ में आ जाता है। तो फिर उन्हें लगता है कि हिसार में रहने के बजाय दिल्ली बसा बसाया शहर है, पानी की भी समस्या नहीं है, तो वो अपनी राजधानी वहां शिफ्ट कर लेते हैं। तो फिर हिसार की वैल्यू कम हो जाती है। मिलिट्री स्टेशन के तौर पे, जैसे मैंने बताया ना कि वहां से आप मुल्तान से आ रहे हो तो पहला इलाका यही मिलता है। तो क्योंकि हांसी पहले से बसा हुआ है, वहां पे एक मजबूत किला भी है। अगर आप हिसार के किले की, हांसी के किले से आज के दिन भी कल्पना करके देखो, हांसी का ज्यादा स्ट्रॉन्ग किला है। तो वो हांसी को ही अपना आउटपोस्ट बना के रखते हैं। तो ऐसे ही चलता रहता है। ये तो अंग्रेज जब आता है उस समय पे जो हिसार था, उसका वो जो किला सा है, उसमें 300 रावण रहते थे, कुल मिला के 300 रावण। और वो भी इसलिए कि भाई डोंगर चरान आया करते तो वहां पे वो जो खंड रसे थे उनमें ऊपर वो डाल के पूरी डाल के अच्छा ऐसे कर लेते उसमें। ये हिसाब था। और हांसी उस टाइम में भी एक कस्बा था। हाँ, वो तो है सर। एक जैसे जितनी भी प्रोमिनेंट जगह है और प्रोमिनेंट जगह के साथ जो प्रिंसली स्टेट्स है हरियाणा की, जिसमें मैं आप जिक्र कर रहा था आपसे, आप कह रहे थे कि ये छोटे-छोटे थे इसका हमारे, तो जैसे दुजाना, पटौदी, लोहारू, जींद और फिर कुछ एरिया पटियाला। तो इनमें से ज्यादा की फॉर्मेशन जो है, जैसे अगर आप दुजाना की देखो, पटौदी की और लोहारू की, तो 1803-4 के आसपास होती है, जो एंग्लो मराठा वॉर है और लॉर्ड लेक वाला उसके बाद। तो इनमें इनकी क्या इंपॉर्टेंस थी उस वक्त? एक्चुअली क्या हुआ कि 1803 में वो जो उनके बीच में ट्रीटी होती है दौलत राव सिंधिया और अंग्रेजों के बीच में, तो दौलत राव सिंधिया के जो भी इंटरेस्ट, द वर्ड्स यूज्ड आर हिज इंटरेस्ट एंड पोजेशंस इन हिंदुस्तान आर टेकन ओवर बाय द ब्रिटिश। ठीक है। तो उसका इंटरेस्ट था कि वो बादशाह का वो वकील मुताबिक था, यानी वो बादशाह के अथॉरिटी पे राज करता था। तो वो उसका इंटरेस्ट, तो वो इंटरेस्ट अब अंग्रेज टेक ओवर कर लेता है, वो बन जाते हैं वकील मुताबिक। ठीक है। और उसके पोजीशंस थे, जैसे तो आपने उसका बहुत बड़ी जागीर थी। हमारे यहाँ पे जैसे उसका एक जमाई था, उसको उसने सोनीपत दे रखा था। एक उसका जो कई उसके जनरल थे, जैसे रेवाड़ी एक को दे रखा था, इस ढंग से। तो ये सब इंटरेस्ट आ जाते हैं अंग्रेजों को। तो इस ढंग से अंग्रेज इसे को टेक ओवर करते हैं। अब अंग्रेजों का इंटरेस्ट नहीं है जमुना से इधर आने का। वो चाहते हैं कि ये सारा इलाका थोड़ा ड्राई भी था और थोड़ा मुश्किल भी था। इस इलाके को वो अंग्रेज मुगलों के टाइम में जोर तलब कहा गया था। अच्छा, जोर तलब। हाँ, अपने हरियाणा में क्या होता है जोर तलब? जोर तलब मतलब जहाँ से आपको टैक्स आसानी से नहीं लड़के ही मिलेगा। अच्छा। तो हाँ, वीवर जोर तलब रियासत। औरंगजेब के टाइम में हमारा जो डिस्क्रिप्शन है पूरे इसका, रोहतक, महम, हिसार, पानीपत, सोनीपत, इस पूरे एरिया का जोर तलब है। कोई नहीं लेना चाहता था इस एरिया की नाज़मीन। हाँ, जो उनको पता था सिर्फ उड़वाना पड़ेगा। तो अंग्रेज नहीं इंटरेस्टेड था इस एरिया में। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि इसको इनडायरेक्टली कंट्रोल दो। तो उन्होंने किसी एक को बड़ा नहीं बनने दिया, छोटे छोटे कई पैदा कर दिए, वो जिन्होंने उनकी मदद की थी। इनमें से सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग था वो था बंबू खान। हाँ, जो जिसको उन्होंने दुजाना की वो दिया था रियासत, उसको नाजिम बनाया था उन्होंने लगभग पूरे हरियाणा। जिस हरियाणा को उन्होंने बांटा नहीं, उसके पूरे का नाजिम उसको बनाया था, जिसके अंदर
पूरा हिसार का इलाका, भटियाने का इलाका, रोहतक, गोहाना, भिवानी, ये सारा उसके पास था। फिर उन्होंने झज्जर का नवाब बनाया, तो झज्जर, बादली, महेंद्रगढ़ तनौर जिसको कहते थे वो, बाबर, नारनौर, ये पूरा एरिया जो था ये झज्जर वाले एरिया, ये दो थे जो बड़े थे। उसके बाद उन्होंने जो जींद वाला था उसको दिया था ये मांडौठी और खरगोन। नहीं, जीन तो पहले से था शायद 79 80s के आसपास से है। हाँ लेकिन वो जींद तक से है। हाँ। अब अंग्रेजों ने उसको ये इनकी भी नाजिम बना दिया। अच्छा। मांडौठी का और अच्छा, वो प्रिंसली स्टेट देखे उस तरीके। नॉट प्रिंसली स्टेट, उसको नाजिम बनाया था, यानी उसको टैक्स कलेक्टर बनाया था, उसको इस्तेमार बनाया था। तो ये इनको दे दिया। अब क्या होता है, उसके अलावा ये और भी जो थोड़े छोटे थे, जैसे ये पटौदी वाला है, इसको दे दिया। फर्रुखनगर वाला एक समय में, मुगल समय में, लगभग पूरे हरियाणा को कंट्रोल करता था, साउथ हरियाणा उसको। लेकिन वो इसमें कोई उसने अंग्रेजों का साथवाद नहीं किया था, तो उसके पास जो 20-30 छोटे छोटे गांव थे वो उसके पास रहने दिए उन्होंने। लेकिन जो अंग्रेजों ने जो बांटे थे वो ये थे, जैसे ये पटौदी वाला, लोहारू वाले का एक और अलग किस्सा था कि असल में तो उन्होंने वो अलवर वाले को दिया था वो इलाका, अलवर के राजा। अलवर के राजा का इंटरेस्ट नहीं था, उसको पता था यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला, तो उसने कहा कि जी ये मेरे जो दीवान है इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है, अहमद बख्श खान, आप इनको दे दो। अहमद बख्श खान ने ले लिया, तो वो लोहारू का हो गया। तो ये इस ढंग से थे। फिर क्या होता है कि जो दुजाने वाला है बंगू खान, उसके बाद समर खान, वो जो तलब इलाका है वो टैक्स नहीं कलेक्ट कर पाता, उसके लड़के को यहाँ तो शाम के पास मार देते हैं जब टैक्स कलेक्ट करने जाता है, और उसके दामाद को भोर दिल्ली अपना रोहतक के पास जो गांव है वहां पे लड़ाई होती है, वहां पे वो उसके जमाई को भी मार देते हैं। वो जाके 1803 में उसको ये मिला था, 1807 में जाके वो अंग्रेजों के हाथ जोड़ता है, भाई ये तुम ले लो और मेरे ऊपर तो ये इस दौरान ये फौज खड़ी करने का इनकी पे का लोन और चढ़ गया है, तो ये भी मेरा इसका भी कुछ फैसला करे। तो वो उससे वो लोन के पैसे दे देते हैं, ये पूरा एरिया ले लेते हैं, उसको वो दुजाना और महराना ये दोनों गांव साथ लगते हैं वो छोड़ते हैं, और कुछ गांव उसके नाहर को जो कोसली के पास है वहां पे मुमताजपुर, नाहर, 29 गांव, तो ये उसके दुजाने वाले के पास बच जाते हैं। इनके वो कंट्रोल कर रहा है। जहां तक थे ये सिख राजा, अब कुल मिला के पूरे नॉर्थ, एक आप इस एरिया को लीजिए सतलुज एरिया जिसको अंग्रेज कहते थे, आप यूं मानिए कि जमुना और सतलुज के बीच का नॉर्थ ऑफ करनाल जो एरिया है वो, इस एरिया में कोई 63 छोटे मोटे सिख जो थे उन्होंने अपने अपना वो कब्जे बना रखे। ये उन्होंने बनाए थे जब 1761 में पानीपत में मराठे आ गए, तो मराठे भी हट गए थे, उधर से अब्दाली चला गया था वापस, तो इस इलाके में एक वैक्यूम खड़ा हो गया, खालीपन था। तो इसको इन्होंने 63 में जब इन्होंने सिरिंध को सैक किया, उसके बाद इन्होंने पूरे इलाके में ये फैल दिया, जिसको जितना करना था काबू आया उसने उतना कर लिया। जब 2 गांव काबू आए थे 2 और 20 गांव काबू आए तो 20, तो इस तरह से लगभग 63 सिख इलाके थे। भाई कहते थे वो, फलाने भाई का, गुरदित का फलाना भाई, गुरदित भाई, जोत सिंह भाई, ऐसे नाम थे। तो ये जो थे इनमें से कुछ तो थे बड़े, जैसे भूरिया का था, वो थोड़ा सा उसका काफी सरसब्ज इलाका था, तो उसकी इनकम ज्यादा।
जीत वाले का क्या था कि इसका फायदा हुआ था जब इसके रंजीत सिंह के यहाँ पे इसके इनकी चोरी गई, तो उससे ये जब लुधियाना को रंजीत सिंह ने कैप्चर किया था तो वो उन्होंने इसको दे दिया। ओके। अंबाला वाले को जब उन्होंने रंजीत सिंह ने इधर शाहबाद वाले को हटाया तो वो इसको दे दिया, अंबाला वाले को हटाया वो इसको पटियाला वाले को दे दिया। तो जब अंग्रेज आता है तो वो इसको पटियाला वाले से वापस अंबाला भी करवा देता है, शाहबाद भी वापस करा देता है। लेकिन क्योंकि इन लोगों ने, मतलब वो एक लंबी कहानी है, क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों के साथ इनकी संधि रही थी जब की मदद होती थी, वो जो रंजीत सिंह के साथ जब अंग्रेजों का वो चल रहा था तो ये लोग अंग्रेजों के साथ थे। तो बदले में अंग्रेज जब 1803 के बाद इस इलाके को बांट रहा है तो कुछ छोटी मोटी जगह वो इनको भी दे देता है, जैसे ये मांडोटी और खरखोटे वाला एरिया उसको दे दिया था जीत वाले को। उसकी भी प्रॉब्लम वही रहती है, लोग उसको टैक्स नहीं देते, 2-4 साल को कोशिश करता है, वो भी फिर छोड़ देता है कि अंग्रेजों को कहता है जी आप भी, तो वो भी इलाके फिर वापस आ जाते हैं। तो इसलिए 1809 के बाद ये जो इलाका है ये अंग्रेजों को अपने डायरेक्ट चार्ज में लेना पड़ता है। रोहतक, हिसार, गोहाना, पानीपत, इस पूरे इलाके को उन्हें अपने डायरेक्ट कंट्रोल में लेना है। कंट्रोल दिल्ली हो गए। तो इसी के साथ जैसे 1-2 बैटल्स की बात कर रहे थे, बैटल ऑफ नसीबपुर का जो वो 1857 की जो क्रांति है, और उसमें 1-2 और भी है हीरोज हैं जिनकी हम बात करने वाले थे, उनका लेट इट बी। तो आप इस बैटल ऑफ नसीबपुर को किस तरीके से देखते हो? ये कोई बैटल ऑफ नसीबपुर नहीं थी, बैटल थी नॉर्मल। ये एक वो है गलत धारणा। अब क्या है कि आप कुछ बातें मैं आपको उसका प्रिलिमिनरी बताता हूँ। प्रिलिमिनरीज, दिल्ली के ऊपर अंग्रेजों का कब्जा हो गया था 23 सितंबर 1817। 11 मई को विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया था। 11 मई से 23 सितंबर तक दिल्ली रही थी विद्रोहियों के पास। 23 सितंबर को दिल्ली पे अंग्रेजों का कब्जा वापस हो गया। तो सबके समझ में आ गया था कि अंग्रेजों से टक्कर लेने का अब मादा कहीं नहीं है, कोई इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जो उनको डायरेक्टली चैलेंज कर सके। तो उसके बाद अंग्रेज ने अपना वो जो एरिया डोमिनेशन के लिए उन्होंने अपने दस्ते भेजे, और वो दस्ते पूरे हरियाणा में अक्टूबर के महीने में घूमते हैं, और ये कोई उनसे नहीं लड़ता है। सारे या तो सरेंडर कर देते हैं या अपनी जगह छोड़ के भाग जाते हैं। अगर उनका मुकाबला कहीं होता है तो वो करते हैं आम ग्रामीण नागरिक या विद्रोही सिपाही जो वापस अपने घरों में आए। अच्छा, तो ये सिचुएशन थी जो प्रिवेल करती है इस पूरे पीरियड। अब क्या है कि एक टुकड़ी है जिसका नाम है जोधपुर लीजन। जोधपुर लीजन कहने को जोधपुर से जुड़ी नाम है, और वो खड़ी करी थी अंग्रेजों ने, जिसका खर्चा देता था जोधपुर का राजा, लेकिन उसको कंट्रोल करते थे अंग्रेज, उसके अंदर भर्ती करते थे अंग्रेज, उसके अंदर इन्फेंट्री भी थी, पैदल सेना भी थी, घुड़सवार सेना भी थी। जो घुड़सवार सेना थी वो ज्यादातर उसके जो सवार थे वो थे हरियाणा से। अच्छा, जोधपुर लीजन में उसके ज्यादातर जो पैदल सेना के सिपाही थे वो थे अवध से, उस एरिया से, यूपी वाले। इन्होंने वहां विद्रोह किया था और ये वहीं पे थे। सितंबर एंड में दिल्ली गिर चुकी है, ये लोग वहां से चलते हैं और ये वहां से प्रण लेके चलते हैं कि हमें अंग्रेजों से 2-2 हाथ लेने और शहीद होना है। ये अपने आप को फौजे शहीदा नाम दे देते हैं जब ये वहां से अच्छा खुद ही।
उसके बाद ये अपने आप को फौजे शहीदा कहते हैं, जिसके साथ भी ये वार्तालाप करते हैं, पत्र व्यवहार करते हैं। तो अपना इनकी जो लीडरशिप है उसमें जो सीनियर मोस्ट है उसका नाम है मेहरबान सिंह, लेकिन और भी है कलेक्टिव लीडरशिप है, एक तरह से पंचायत बना रखी है इन्होंने ऊपर वाले जो नॉर्मल डिसीजंस लेती है। बाकी हर एक जो उनके कमांडर थे वो रहते हैं, इनके जो कमांडर थे प्लेटूनों के, कंपनियों के, वो तो हिंदुस्तानी ही थे, वो ही रहते हैं। वो इनके साथ वहां से दो जो ठिकानेदार थे जोधपुर के वो भी आते हैं, अवनियावास वाला और अववा, ये दो ठिकाने हैं। हाँ, ठिकाने बहुत। हाँ, तो ये जोधपुर के दो ठिकाने हैं, उसके दोनों वो भी इनके साथ ही जुड़ जाते हैं। तो इनकी रास्ते में इनसे जयपुर वालों से मुठभेड़ होती है, उनको भी ये हरा देते हैं। और ये फिर ये अलवर वालों से वार्तालाप करते हैं, कुछ चिट्ठी वगैरह लिखते हैं कि भाई तुम भी हमारे साथ मिल जाओ। तो वो ना तो राजा अलवर का इस बात को कहता है, मानता है, ना ही उनके सेना। अब क्या है कि इधर दिल्ली में एक इम्पोर्टेंट जो कमांडर था उसका नाम था समद खान। समद खान था जो झज्जर का नवाब है था, उसका ससुर। समद खान बहुत इम्पोर्टेंट था, उसका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहा है लाल किले की हिफाजत करने में भी, रिज के ऊपर हमला करने में भी, बादरी की सराय के लड़ाई में भी वो हाजिर था। और लास्ट लड़ाई उसने लड़ी थी नाहर, जब 16-17 अक्टूबर को नवाब ने सरेंडर किया था। उस समय वो नवाब से उसका विच्छेद हो गया था और वो नाहर में था, और वहां पे उसका मुकाबला हुआ था ये जो शॉर्ट्स का जो दस्ता गया हुआ था उसके एक हिस्से से। और उसके बाद वो चला गया था नागपुर। अब क्या सिचुएशन थी उस समय कि कनौज का जो किला था वो अंग्रेजों ने 20 अक्टूबर को पकड़ लिया, और वहां पे जो जजर वाले का कुछ पैसा भी 5-7 लाख रुपया था वो भी उन्होंने ले लिया था, पकड़ लिया। तो कनौज के ऊपर अंग्रेजों का कब्जा, नारनौल के ऊपर समद खान का कब्जा। और इस समय ये आप मानिए पहला हफ्ता है नवंबर का। इस समय जोधपुर लीजन जो है वो चल के जो आ रही है उधर अरीनपुरा से, जो माउंट आबू के पास है, वाया जयपुर के थ्रू हो गए, और वो भी पहुंच जाते हैं, और वो मिल जाते हैं समद खान से। और ये लोग डिसाइड करते हैं कि भाई हम ये जो, अच्छा इस दौरान अंग्रेज भी, उनको भी पता है, वो इनको ट्रैक कर रहे हैं। ये सारी कहानी में अंग्रेजों के दस्तावेज के आधार पे आपको बता रहा हूँ। वो इनको रोजाना इनकी रिपोर्ट दे रहे हैं कि ये कहाँ पे है, कौन कहाँ है, समद खान कहाँ बैठा है, वो कहाँ बैठे हैं। तो अंग्रेज कर्नल गेरार्ड को भेजते हैं दिल्ली से कि तू जाके इनसे निपटे। अब गेरार्ड के पास उसको लगता है कि इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो इनसे, तो उधर वो जो कॉटलैंड जो जिसने हिसार वगैरह, हाँ कॉटलैंड, अच्छा, कॉटलैंड, अच्छा, उसने जिसने हिसार वगैरह को कैप्चर किया है अंग्रेजों का, वो एक अंग्रेजों का ही होता है जनरल कॉटलैंड, उसको टुकड़ी भेजने को हो गए, तो वो एक बड़ी टुकड़ी वो भी भेजता है। तो गेरार्ड और वो जो कॉटलैंड ने जो रीइंफोर्समेंट भेजी है वो सारे आके ये इकट्ठे होते हैं कनौज। 15 नवंबर को एक कनौज में इकट्ठे होते हैं, 14-15 की रात को वहां पहुंचते हैं। अगली रात को ये वहां से चलते हैं नारनौल के लिए। अब क्या है कि नारनौल में, अब अगर आप आ रहे हो कनौज की तरफ से, तो पहले ये गांव आता है जिसका नाम नसीबपुर है। उस समय ये गांव लगभग एक 1.25 मील बाहर था शहर से। उसके बाद आप शहर की तरफ चलते हो तो आपके दाहिने हाथ को है एक बड़ी सराय, जिसको पुरानी सराय कहते हैं। सराय
और शहर के बीच में से एक बरसाती नाला है जिसको नॉर्मल में छलक, छलक, हाँ अच्छा, छलक नदी, शायद इसलिए कहते होंगे, वो कहते हो छलक गया, मतलब बारिश हुई वो छलक गया, तो शायद इसलिए छलक कहते होंगे, तो उसका नाम छलक या छलक या चलाक कुछ ऐसा नाम है, तो वो है नाला। उसके बाद शहर है, शहर बसा हुआ है कि एक तरफ तो दौसी हिल की तरफ फैला हुआ है, एक तरफ वो जामा मस्जिद है दूसरे साइड पे, और बीच में जहाँ पे वो ब्रिज है वहां उसके बाद थोड़ी चढ़ाई होती है और बाजार वगैरह है। तो ये जब आ रहे हैं तो ये नसीबपुर के पास इनकी मुठभेड़ होती है विद्रोहियों से, अच्छा, जो जिसमें जो मेन जो पहले वाली भिड़ंत है वो है झज्जर के सवाल के साथ। अब ये क्या होता है कि अंग्रेजों की असेसमेंट ये है कि शायद ये लोग यहाँ पे इन्होंने पोस्ट बना रखी थी और हमने इनको सरप्राइज कर। अच्छा, उनकी तरफ से जो कहानी है, जो विद्रोही की तरफ से, वो ये है कि भाई यहाँ पे पोस्ट हमारी थी, लेकिन सुबह जो था वो खाने के लिए आ गए थे वापस, और जब तक वो वापस पहुंचे तो वहां पे अंग्रेज उस समय उसके नजदीक पहुंच गए थे। तो ये एक तरह से चलते फिरते वाली जो भिड़ंत है वो थी, जिसके अंदर क्योंकि उनका थोड़ा डिसिप्लिन बेटर था अंग्रेजों का, तो वो अपने आप को डिप्लॉय कर लिया उन्होंने फौरन से, और इनके जो हमले को उन्होंने वो, और उसके बाद जब उनका कैवलरी ने वापस एक्शन लिया तो इनको वापस करना पड़ा। लेकिन वो जो रेबल जो जोधपुर लीजन की कैवलरी थी वो मीन टाइम वो भी इनके सपोर्ट में आ गई, और इस इन्होंने जब हमला करते हैं तो ये उनका हमला काफी कामयाब रहता है। जो दीवाना हॉर्स था उधर का अंग्रेजों का हिस्सा था, जो आजकल इधर पाकिस्तान में, हाँ, और ईसा खेल का हॉर्स था वो, उसकी भी एक टुकड़ी आती, वो सब डर के भाग जाते हैं, और ये उनकी 2 गन्स को भी कैप्चर कर लेते हैं अंग्रेजों की। लेकिन वो जो उनकी फ्यूजिलियर बटालियन थी वो अच्छा काम करती है अंग्रेजों के हिसाब से, और फाइनली वो ये जो विद्रोही घुड़सवार थे इनको वापस लौटने पे मजबूर कर। तो इस सारे काम में ये सुबह लगभग 10-11 बजे से शुरू होता है, तो अब दोपहर हो चुकी है, तो 2-2:15 बजे के आसपास से ये जो फ्यूजिलियर्स हैं ये उस छलक नाले के पास पहुंच गए, उसके सामने से इन पे फायर आ रहा है। अब ये समय है जब गिराड जो है वो रिकॉनेसेंस जिसको आप कहते हो, इलाके को देखने समझने के लिए क्या सिचुएशन है, वो आगे आता है, और यहाँ पे उसको एक जो विद्रोही सैनिक है वो स्नाइपर वो उसको गोली मार देता है। ये गिराड उससे पूरी तरह घायल हो जाता है, 2-1 घंटे बाद मर जाता है। हाँ, मर ही जाता है। लेकिन वही बात है ना कि ये प्रोफेशनल फोर्स थी, तो जो नेक्स्ट सीनियर ऑफिसर था उसने टेक ओवर कर लिया काम, प्लान वही रखी, उसने कहा वही प्लान जो गिराड ने बनाई थी उसी के हिसाब से काम चलता रहेगा, हमला करो। तो ये हमला करते हैं। उसके बाद जो वो अंग्रेज घुस जाते हैं शहर के, तो शहर के अंदर लड़ाई होती है, और आखिरी लड़ाई एक पुरानी सराय तो उधर थी, मैंने जैसे बताया जो छलक नदी नाले के पार थी, एक सराय उस तरफ थी। तो जो आखिरी जो लड़ाई जो दिन छिपने के समय में हो रही होती है वो उस सराय की है। उसके बाद जो है ये जो है लड़ाई खत्म हो जाती है, जो अपने विद्रोही सैनिक थे वो वहां से निकल जाते। उनका जो इन्फेंट्री ग्रुप था, जो अवध के सैनिक थे, वो निकल जाते हैं पलवल के पास, वो यमुना को पार करके अपने देश में चले जाते हैं। समद खान का जहां तक सवाल है, समद खान वहां से निकल जाता है, इसका लड़का यहाँ मारा जाता है समद खान का, लेकिन ये खुद निकल जाता है। ये आखिरी लड़ाई लड़ता है खड़ी नदी नाम की जगह है इधर अपना गंगा बहाव में, वहां पे अगले साल मार्च 58 के 30 मार्च को इसका अगले साल जो लास्ट मेंशन समद खान झज्जर का जो मिलता है वो मिलता है,
उस लड़ाई में, खड़ी नदी की लड़ाई, जो इसका जोधपुर लीजन का जो घुड़सवार दस्ता था, जो ज्यादातर अपने इस इलाके से थे वो घुड़सवार, वो इसके बाद बिखर जाते हैं, वापस चले जाते हैं अपनी अपनी जगह। मतलब वो दस्ता दस्ते के तौर पे इसके पास नहीं रहता, काम करता है। वो दो जो ठिकानेदार इनके साथ आए थे, वो दोनों के दोनों जयपुर वालों को सरेंडर कर देते। क्योंकि जयपुर की फौज भी जोधपुर लीजन के पीछे पीछे चले आ रही थी ना, उनसे लड़ाई भी हुई थी, वो उनको जोधपुर लीजन ने हरा भी दिया था। तो वो हार गए थे, वो उसके बाद इनके नजदीक तो नहीं आ रहे थे, लेकिन उनके पीछे पीछे आ रहे थे। तो वो लोग भी थोड़ी दूर पे थे, कोई 7 किलोमीटर पर तरफ में वो थे। तो ये दोनों ठिकानेदार जाके जोधपुर उसको जयपुर की सेनाओं के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं, वो इनको बचा लेते हैं, इनके ऊपर बाद में कोई कार्रवाई नहीं होती। तो ये जो था, ये है मोटे तौर पे नारनौल के युद्ध की असलियत। अब जो यहाँ लड़े उनके नाम मैंने आपको बता दिया। इस लड़ाई का महत्व जो है वो साइकोलॉजिकल है कि ये बाकी दिल्ली पे अंग्रेजों का कब्जा हो चुका था, हरियाणा पे उनका कब्जा हो चुका था, जोधपुर लीजन और समद खान दोनों मिलके भी इतनी पावर उनकी नहीं थी कि वो अंग्रेजों को हरा पाते। लेकिन इनके अंदर जो दिलेरी है, हाँ, इनको जो खड़े रहने के शहीद फौजा शहीदा जो ये अपने आप को कहते हैं और मुकाबला करते हैं, एक हारी हुई बाजी लड़ते हैं, तो ये इनका एक क्रेडिटेबल बात जो है वो इनकी वो है, और इसके लिए इनको क्रेडिट दिया जाना चाहिए। मेरे ख्याल में हमारे इतिहास में ये जो इनको गुम करने की कोशिश की गई है वो नहीं होनी चाहिए। सर, इसी तरीके से एक अंग्रेज अफसर वो रहे जिनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है हरियाणा में, जिनका नाम है विलियम फ्रेजर। और फ्रेजर ने भिवानी की मंडी बनवाई 1817 में, और वो खुद भी इसी तरीके से इंडियन अटायर में रहते थे। वहां पे एक दिल्ली में उन्होंने अपना घर बनवाया था, और साथ ही साथ में हरियाणा के लोगों की वजह से उनकी डेथ हुई, और उनके परिवार से करीबन 3 से 4 डेप्यूटी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करनाल में रहे उस वक्त के एरिया में। तो वो उस बंदे के रोल को आप किस तरीके से देखते हैं फ्रेजर? और पेंटिंग्स भी बनवाई फ्रेजर ने। तो फ्रेजर जो था ना, अब किसी भी व्यक्तित्व का आप ओवरऑल असेसमेंट करते हो, फ्रेजर के अंदर कमियां भी थी, बहुत कमियां तो खूब थी उसमें। एक तो थोड़ी, लेकिन था वो बड़ा दिमाग दूसरे तरीके का। हाँ, लेकिन कुछ उसने बड़े अच्छे काम, बिजनेस माइंडेड था। नहीं, मैं उस बात का जिक्र कर रहा हूँ जिससे आज के दिन भी इस समाज को फायदा हो रहा है, खासतौर पे कृषक समाज। मैं उसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो मानता हूँ, जो है वो ये मानता हूँ, वो क्या है कि जब अंग्रेज यहाँ पे आया तो उससे पहले, जैसे मैंने बताया ना, दौलतराव सिंधिया था इसका वकील मुतालिक, वो इसके बिहाफ पे काम कर रहा था। तो मराठों ने यहाँ कभी परमानेंट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं खड़ा किया, जैसे अभी आपने बताया। हाँ, वो आते थे, टैक्स लेते थे, चले जाते थे, और ये छोटे छोटे बहुत से खड़े हो रखे थे, जैसे 63 इलाके तो उन सिखों के। तो इन सब का क्या था कि वो जो रिकॉर्ड थे ना जमीन के, उसके ऊपर टैक्सेशन के वगैरह वगैरह, वो सब करप्ट हो चुके थे, सब अपने हिसाब से उनको डिफाइन कर रहे। उस समय का स्टेट जो था पूरे का पूरा वो चलता था कृषि के रेवेन्यू पे। सरकार के पास जो पैसा आता था वो उसमें 80% तो कृषक का था। तो अब अंग्रेजों के सामने ये सवाल खड़ा हो गया था कि हम कितना टैक्स लें, किससे लें। अब इन दोनों बातों का एक जवाब उन्होंने बंगाल में दिया हुआ। जब उन्होंने बंगाल की उनको दीवानी मिली थी तो उन्होंने वहां पे अपने और कृषक के बीच में जमींदार खड़े कर। अच्छा, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर जो कवि हुए हैं, उनका परिवार जमींदार था। अच्छा, 10-15 हजार एकड़ की जमींदारी थी इनकी। तो ये लोग क्या थे कि ये वो जमीन थी तो इनके नाम, लेकिन खेती तो किसान करते थे। ये लोग कलकत्ता में रहते थे,
यूं वो धोती को ऐसे पकड़ के बांध घूमते रहते थे। तो ये इनका काम था कि अंग्रेज को जितना टैक्स चाहिए उतना तो उसको देते थे, बाकी ये अपना भी काम चलाते थे और खूब बढ़िया काम चलाते थे। तो वहां पे कृषक की हालत हो रखी थी बहुत खराब। अब जब दिल्ली का इनको मिलता है ये एरिया जो अपना हरियाणा हो गया, तो इनका जो ऑफिशियल व्यू है वो ये है कि भाई जो बंगाल में हमने सिस्टम खड़ा किया था यहाँ पे भी लागू कर दो। यहाँ पे ये 2-3 व्यक्ति हैं जो इस बात का विरोध करते हैं। विलियम फ्रेजर, चार्ल्स मैककॉ, 2 मेन है, उसके अलावा 2 आप में गार्डनर भी था। तो ये लोग कहते हैं कि भाई ये गलत था। जो बंगाल की सिचुएशन अपनी सिचुएशन है, यहाँ पे कृषक और शासक के बीच में ये जमींदार नहीं रहा। यहाँ पे जमीन की मिल्कियत शासक के पास नहीं, जमींदार के पास। ये बहुत बड़ी बात है, इसको आप समझो। मैं रिसेंट वो बात करता हूँ जब ये जेटली जिंदा था, जेटली, हाँ, तो और ये जो जमीन एक्विजिशन बिल था जो शुरू में बना था मनमोहन सरकार ने, उसके अंदर अमेंडमेंट ये ला रहे थे 2011 में बना था, 16 में ला रहे थे। हाँ, तो जब वो अमेंडमेंट ला रहे थे तो उस बिल को पायलट कर रहा था जेटली, वीरेंद्र सिंह मिनिस्टर था, लेकिन बिल को जो पायलट कर रहा था वो कर रहा था जेटली। और जेटली ने वहां पे, अगर आप लोकसभा प्रोसीडिंग देखो तो जेटली वहां बात करता है एमिनेंट डोमेन की। वो कहता है कि एमिनेंट डोमेन। अब ये एमिनेंट डोमेन क्या था? ये जो चर्चा हुई थी ये उस टाइम हुई थी और उस टाइम ये सेटल हो गई थी। तो जेटली जो बात कर रहा था वो इतिहास को दोबारा उठाने की कोशिश कर रहा था। एमिनेंट डोमेन का कंसेप्ट क्या होता है कि जी जो जमीन है उसकी मिल्कियत तो सरकार की, और उस पे जो खेती कर रहा है उसने वो जमीन किराए पे ली। अच्छा, वो रेंटर है, ही इज ए रेंटर, RENTER। चार्ल्स मेटकाफ, अब ये बात यूरोप में, इंग्लैंड में एक्सेप्टेड एमिनेंट डोमेन वाला कंसेप्ट। चार्ल्स मेटकाफ और विलियम फ्रेजर कहते हैं भाई ये वहां पे लागू होता होगा और जमींदारी का सिस्टम बंगाल में लागू होता होगा, यहाँ पे ये नहीं बनती होगा। इस इलाके में अकबर के समय से ही ये बात मानी हुई है कि अगर किसान खेती कर रहा है तो आप उसकी जमीन को नहीं ले सकते। अगर वो छोड़ जाए तो जमीन आप, जब तक वो खेती कर रहा है आप उससे टैक्स ले सकते हो, आप उसकी जमीन की मिल्कियत उसके पास। मोटे तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें बहुत लंबा कॉरेस्पॉन्डेंस चलता है और आखिर में विलियम फ्रेजर और चार्ल्स मेटकाफ के आर्गुमेंट को स्वीकार किया जाता है। और हमारे यहाँ पे जो सिस्टम उस टाइम चल रहा था कि जो जमीन थी वो थी इंडिविजुअल की, लेकिन उसकी होल्डिंग होती थी भाईचारे में, जिसको भाईचारा टेन्योर्स भी कहते हैं, कम्युनिटी टेन्योर्स भी कहते हैं, विलेज टेन्योर्स भी कहते हैं। तो उसमें क्या था कि उस गांव में वो जो परिवार थे, जो कृषक परिवार थे, तो उनकी जमीन वो बटी हुई है लेकिन वो इकट्ठी थी होल्डिंग में। उसमें क्या था कि आप उस जमीन को अगर बो नहीं रहे, मान लो मैं हूं, मेरे पास मिल्कियत है 200 बीघे, लेकिन मैं उसमें से बुआई कर रहा हूँ 100 बीघे। आप जो है आपके पास है 50 बीघे, आप 50 बीघा बोने को तैयार हो। तो आप अगर कहते हो कि भाई तेरी मैंने तू 50 बीघे बोने दे दे, तो अगर मैं ना बोलता हूँ तो पंचायत ये कहेगी ना भाई जमीन खाली नहीं रहेगी, दे यो तेरे को उसके बदले में दे देगा जो तेरा बटाई पड़ेगी। तो यू सी द मैनेजमेंट ऑफ द लैंड वाज कलेक्टेड। पर एक बात है, लैंड एलिमिनेशन एक्ट आया 1900। अरे यार तू बात ये समझ पहले, जो मैं तेरे को बता रहा हूँ इसको मत काट दीजिए। हाँ, ये बात समझनी बहुत जरूरी है। हाँ, कि जमीन को मिल्कियत इंडिविजुअल की है लेकिन मैनेजमेंट कलेक्टिव। दिस वाज अ वंडरफुल कॉन्सेप्ट। इट्स अ वंडरफुल कॉन्सेप्ट that you are entitled to your private property. You can increase or decrease it, but you cannot let it lie waste.
So this concept was accepted by the British, and it was thanks to Charles Metcalfe and Fraser. No, सेटन का बहुत बड़ा रोल है। सेटन था जो सबसे पहले जिसने जो 1806 से था रेजिडेंट, he was the first. Actually आइडिया उसका था सेटन का, लेकिन क्योंकि ये डिबेट बहुत सालों तक चली, तो बाद में इसी डिबेट को सेटन तो यहाँ से चला गया, उसके बाद इस डिबेट को आगे बढ़ाया चार्ल्स मेटकाफ और फ्रेजर। फ्रेजर का इसमें बड़ा रोल ये था कि फ्रेजर जो था वो गांव से कनेक्टेड था, वो गांव की भाषा भी जानता था, वो गांव में रहता भी था। तो फ्रेजर जो था वो जो इसके जो माइनर न्यूएंसेस जिनको आप कहते हैं ना, वो पहलू भी वो जानता था। वो बता सकता था कि साहब ये शामला जमीन में और जो बुआई वाली जमीन है इसके अंदर क्या डिफरेंस है, इसका क्या डिवीजन है, इसका क्या डिवीजन है, ये जो माफी जगह चली गई ये क्या, तो मतलब वो जो डिटेल्स थी वो फ्रेजर को इवन चार्ल्स से ज्यादा अच्छी तरह पता है। ओके, तो आपका कहने का मतलब ये है कि जो जमीन थी वो टिलर की थी, पर टिलर तो जो लैंड एक्विजिशन नहीं सॉरी ये 1900 वाला जो एलिमिनेशन जो एक्ट है, तो इसमें क्या बात हो रही है? क्या बात हो रही है? इसमें तो बात यही हो रही है कि भाई जो बोएगा जमीन उसकी होगी, तो यही तो है। तो फिर हमारे को दोबारा उसको अमेंड करने की जरूरत क्यों पड़ी? वो था दैट वाज अ पीरियड जब नॉन रेगुलेशन टेरिटरी थी। जब फ्रेजर यहाँ पे काम कर रहा था तो वी वर नॉन रेगुलेशन टेरिटरी, वी बिकेम रेगुलेशन टेरिटरी इन 32। नॉन रेगुलेशन टेरिटरी मींस कि आप के पास ऐसा कोई ओवरआर्चिंग फ्रेमवर्क लॉज का पहले से मौजूद नहीं है, आप जब काम कर रहे हो तो आप लॉ बना सकते हो। तो वी वर अ नॉन रेगुलेशन टेरिटरी टिल 1832। उसके बाद हम रेगुलेशन टेरिटरी बने। ये सिस्टम फिर यू सी द सिस्टम्स डू नॉट चेंज ओवरनाइट। लॉ भी जब डेवलप होते हैं तो दे डेवलप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जो बेसिस था वो उस टाइम बन गया। उस टाइम जब सेटन अपनी पॉलिसी लेआउट करता है इनको फील्ड में भेजने से पहले फ्रेजर वगैरह को सेटलमेंट ऑफिसर्स के तौर पे, तो वो उस पॉलिसी के अंदर ये बात निर्धारित कर देता है कैसे होगा। अब ये जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन अप एंड डाउन होता है। जहाँ पे तो सेटलमेंट ऑफिसर थोड़ा सा ठीक सा है, वहां पे जो लैंड रेवेन्यू रेट है वो कम होते हैं। उसी किस्म की जमीन पे हो सकता है दूसरा सेटलमेंट ऑफिसर ने ज्यादा ले लिए। 1857 के विद्रोह में ये काम ये भी था कई जगह, जैसे मानव ने बल्लार गांव के मानव ने जो विद्रोह किया वो यही था रीजन के भाई तुम ज्यादा टैक्स दो, तो ये होता है। तो उसके बाद अमेंडमेंट आते हैं, फिर क्या होता है कि जब ये इंडिविजुअल्स के नाम पट्टा आ जाता है 1880 के बाद, तो फिर लोग बेचने लग जाते हैं, उसके ऊपर उधारी लेने लग जाते हैं। पहले जो था मैनेजमेंट कलेक्टिव था, तो अब उस जमीन को उधारी वगैरह लेने का कंसेप्ट नहीं था, वो आ जाता है। तो बहुत जल्दी बहुत सारी जमीन जो है वो नॉन एग्रेरियन क्लासेस के पास चली जाती है। एक तरह से वो जमींदारी सिस्टम थ्रू बैकडोर हो जाता है कि वो उसका अब वो रहन रख दी गई है किसी के पास, साहूकार के पास, तो ये तो मुजाहरा बन गया, ये जो कब तक मालिक था। अब इसको अवॉइड करने के लिए वो फिर वो लॉज बनने शुरू करते हैं, लैंड एलियनेशन, फिर सर्च राम के बनवाए हुए एक्ट वगैरह। उसमें आपसे मैं ये जानना चाह रहा था कि अगर टिलर की जमीन थी तो लैंड एलियनेशन एक्ट 1900 था, जिसके बाद ये हुआ कि जो टिल करेगा जमीन उसकी होगी, तो वो क्या रेगुलेटेड था? क्या वो वहां पे कानून बना था फ्रेजर के टाइम पे या मेटकाफ के टाइम पे? तो वो किस बिहाफ पे ये चीज कही गई? इसी चीज की तो भाई जमींदारी तो नहीं है, जमींदारी सिस्टम नहीं रख सकते हम हरियाणा में जैसे अदर पार्ट ऑफ द कंट्री में हो रहा है। तो शासक की जमीन नहीं है तो शासक पर टैक्स किस नाम से कलेक्ट करेगा? भाई अगर वो जमीन भी टिलर की है, हाँ, जैसे आपने कहा कि एमिनेंट डोमेन की आपने बात करी, और शासक की जमीन ही नहीं है, तो शासक किस बिहाफ पे टैक्स कलेक्ट करेगा? फिर शासन कैसे चलाएगा? वो लॉ एंड ऑर्डर आपको दे रहा है, आपको सिक्योरिटी दे रहा है, वो कैसे देगा? ही नीड्स मनी।
जो पब्लिक सर्विसेज हैं उस टाइम तो बहुत कम पब्लिक सर्विसेज होती थी, वो बट उस टाइम तो कम ही थी ना। उस टाइम भी कुछ तो होती है, जैसे रोड को मेंटेन रखना है, लॉ एंड ऑर्डर, नजीब जिनको आज के दिन पुलिस कहते हैं, उनको आपने खड़ी करना, कानून गो थे, नाजिम तो थे, ये वो सारे उनके लिए पैसा तो चाहिए ना, तो वो टैक्स तो वो लेगा। ओके ओके। तो इसी के साथ जैसे हम जमीन की आपने बात करी, मैं दो तीन चीजें और जानना चाह रहा था। एक तो जैसे कई अलग अलग जगह के जैसे ट्राइब्स आए, मैं पटौदी की बात करना चाह रहा था। जैसे अफगान लोग थे, जो अफगान ट्राइब्स वो आए थे पटौदी वाले, जो वहाँ के शासक बने, तो उसके बारे में आप थोड़ा बताओ पटौदी वाले। ये सब आए थे। इनसे क्या होता है कि औरंगजेब के समय में ना, औरंगजेब लगभग लगातार युद्ध करता था, तो उस समय में उसके कैजुअलिटी, युद्ध में तो कैजुअलिटी होती ही है, तो उस समय उसने जो उसके अंदर भर्ती खोली, वो उसने मेनली खोली थी इनके लिए, जो अफगानिस्तान वगैरह के, तो वहां से कबीले के कबीले उठ के उस दौरान भारत में आते हैं, और उनको अब क्या था कि वो आए, उसके काम किया, अब उनको जो अपना गुजारा चलाने के लिए एक जमीन दे दी जाती थी कि अच्छा तुम ये जमीन रखो, हमारे को तुम इतने सैनिक दोगे और बदले में तुम इस जमीन से अपना खर्चा पानी चलाओ। तो इस ढंग से ये लोग आए थे। इन सब का आप जो भी है, ये तो लगभग एक ही परिवार था जो आप बात कर रहे हो, पटौदी, झज्जर, बहादुरगढ़, ये तो एक ही परिवार के थे, रिश्ते थे इनके आपस में, शादी ब्याह के। तो ये निजामत खान जो था वो इनमें से सबसे बड़ा था, उसके पास सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ थी। तो इन सब लोगों ने पहले ये अलग अलग समय पे ये अलग अलग राजाओं नवाबों की सेवा करते रहे। तो जो लास्ट वाला था वो इन्होंने लेक की सेवा की थी, पहले वो पिंडारी वॉर्स में और उसके बाद सिंधिया के साथ युद्ध में। तो उसके एवज में उसने इनको ये इलाके दिए थे। ओके। एक आखिरी सवाल है कि हरियाणा का देसी राजा जिसे कहते हैं आयरिश बंदा जॉर्ज थॉमस, और बड़ा एडवेंचरस आदमी था, 32 साल के आसपास तो मर गया था बहरामपुर में लास्ट टाइम में। तो उसके एडवेंचर बताओ आप थोड़ा, स्पेशली हरियाणा से रिलेटेड। एक्चुअली हरियाणा में ये जो फार्मर्स का फौज में जाने का ट्रेडिशन है, वो उसी के समय से शुरू होता है। मतलब आप समझिए कि हरियाणा में जो डिफेंस की जिम्मेवारी की कलेक्टिव थी गांव की, तो इस हिसाब से कृषक और गांव थे कृषकों की, मानों का गांव, सांगवानों का गांव, दैया का गांव, तो उसमें वो जो थे उनकी जिम्मेवारी थी उस गांव की सुरक्षा। तो इस हिसाब से ये हमेशा से लड़ते रहे अपने सुरक्षा के लिए। इसके अलावा ये लोग जो थे सर्विसेज भी देते थे, जैसे कारवां वगैरह चलते थे उनकी प्रोटेक्शन भी ये करते थे। लेकिन जो सेनाएं उस समय थी मुगलों के टाइम में, उनमें एक तरह से रिजर्वेशन थी। जैसे मैंने बताया ना कि औरंगजेब ने जब भर्ती खोली तो उसने वहां से बुलाया, राजपूतों की सेनाएं उनके अपने अपने कबीलों की थी, कछवाड़, जयपुर वाला, जोधपुर वाला जो है वो राठौर, तो वो अपने उनसे लेते थे। मराठे जो थे उनकी सेनाओं में बाद में सिंधिया की सेना में विशेष तौर पे ये अवध वगैरह के भी आने लगे। जॉर्ज थॉमस भी एक तरह से सिंधिया के ही नीचे काम कर रहा था। काम उसने शुरू जो किया, वो अप्पा खंडेराव जो था वो सिंधिया का ही नुमाइंदा था, अप्पा खंडेराव ने इसको हायर किया। तो इसने जो था अपने सबसे पहले इसका युद्ध होता है मेयो से, मेयो उसका घोड़ा को ले जाते हैं रात को तो अगले दिन ये उनके साथ लड़ भिड़ के घोड़ा भी ले लेता है, लेकिन इसको ये बात समझ में आ जाती है यार ये बहादुर है, तो उनको कहता है तुम मेरे साथ मिल जाओ, इस काम के पैसे मिलेंगे तो कहते हैं चलो। आगे चलता है तो बेरी में वहां पे वो जाट इकट्ठे हो रखे थे, उनके साथ लड़ाई होती है, वही बात रिपीट होती है। जीत तो ये जाता है लेकिन बड़ी मुश्किल से जीतता है। 2-3 दिन का वहां पे वो संघर्ष था, वो हार तो जाते हैं, उनके बंदे भी मर जाते हैं, लेकिन इसको समझ में आ जाती है वे लड़ने वाले हैं। तो कहता है तुम वो इमेओ वाली बात है, तुम ये काम मेरे साथ मिलकर कर लो। तो इस ढंग से ये जो इसकी फाइनल जो इसकी फौज थी उसके अंदर
जाट थे, ये मेव थे, राजपूत थे, रांगड़ थे। तो एक तरह से जो हरियाणा का राजपूत था वो राजस्थान के राजपूत की तरह नहीं था, उसका वो किसान ही था। तो ये लोग जो थे इनका एक तरह से वो जो ऑर्गेनाइज्ड फौज जिसमें मंथली पे मिलती है, रिटायर होने पे पेंशन मिलती है, हाथ पांव टूटने पे मुआवजा मिलता है, वो जॉर्ज थॉमस से शुरू होता है। अच्छा। हाँ, उसके बाद स्किनर इस चीज को ही कैरी फॉरवर्ड करता है, जेम्स स्किनर। और उसके बाद तो फिर वो सेना में जो अंग्रेजों की प्रॉपर सेना थी उसमें शामिल होना शुरू हो जाते हैं। तो जो ये ट्रेडिशन है ये एक तरह से इसका जनक जॉर्ज थॉमस को होता है। और वो तो रहा भी शायद 1-2 साल ही ना, 1801 ना रहा तो वो यहाँ पे 7 साल नहीं, वो राजा बन के तो वो 98 से 3 साल 99 से 98 में उसका जो इससे सिंधिया से फाइनल रप्चर होता है, और 3 साल 1801 में तो फिर हो ही गया था उसका। 1794 में आ तो गया था वो, 1790 में पहले वो बेगम के साथ था, 1794 से वो फिर इसके अपा खांडेराव के साथ था, जो सिंधिया के नीचे था, लेकिन उसकी सिंधिया से नहीं बन रही थी, वो एक अलग उनकी आपस की पॉलिटिक्स जो चल रही थी। लेकिन फाइनली उसका बॉस जो था वो सिंधिया ही था। और टकसाल भी बनाया उसने फिर अपने सिक्के, वो 1798 के बाद उसने टकसाल बनाई, अपने सिक्के निकाले। उसके इरादे बड़े थे, पर वो जो था उसको डिप्लोमेसी नहीं आती। अच्छा। बहादुरी उसकी पूरी थी। ये सिखों को उसने पीछे हटा दिया था सारों को, बहुत ये जींद वगैरह, जींद वाला तो जींद को छोड़ के ही उसके काम गया था, जाके उधर लुधियाना रहने लग गया था, संगरूर। तो ये तो जॉर्ज थॉमस का ये काम था। हाँ, तो इनको उसने इस जयपुर वाले से भी वो ट्रिब्यूट लेता था, बीकानेर वाले से भी ट्रिब्यूट लेता था, करनाल एरिया तक भी था उसका। वो चाहे जहां मर्जी चला जाता था। पटियाला पहुंच गया। अरे दूध बजाने के लिए उसको मजा आता था लड़ने में, एडवेंचरस। हाँ एडवेंचरस था। अगर उसके पास एक बढ़िया सा उसका दीवान होता ना, जो थोड़ा सा ये डिप्लोमेसी वाला काम चला लेता, तो हो सकता है शायद उसका राज जम जाता और सक्सेसफुल, क्योंकि दौलत राव सिंधिया ने उसको एक बहुत बढ़िया ऑफर किया था। और अगर कोई और उसकी जगह होता तो उसने उस ऑफर को भाग के ले लेना था। तो सिंधिया ने कहा था तू जहाँ पे आज के दिन तेरा कंट्रोल है वो तेरा रहेगा, लेकिन तू मेरे नीचे रहेगा। तो जैसे ये बाकी भी सारे उसको सिंधिया को ट्रिब्यूट देते थे, उसने भी ईयरली ट्रिब्यूट देना था, तो उसका काम सेट हो जाता। पर वो इंडिपेंडेंट रहना था। पर वो बोला ना तेरे साथ ये फ्रेंच हैं और मैं फ्रेंचों को पसंद नहीं करता, तो तू इनको हटा दे, तुम्हें मेरे साथ। उस टाइम वो चल रहा था ना, बड़े हॉस्टाइल रिलेशन थे यूरोप का, किंगडम, यूके के रूम के, हाँ, सारे। तो यूरोप की लड़ाइयों का यहाँ असर हो रहा है। ओके सर, लास्ट में आप कैसे कंक्लूड करना चाहोगे? कोई आखिरी बात जो बच गई हो या भूल गए? Good. It's always good to talk with you. I'm happy that you came. Okay, sir. Then thank you so much. Bye. Good.